नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी मिडिल ईस्ट तुर्की की, जहां भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में भूकंप से कैसे हालात है? क्या तुर्की में भूकंप से पहले चिड़ियों को हो गया था एहसास? भारत किस तरह तुर्की की मदद कर रहा है? भारत तुर्की के रिश्ते कैसे हैं? क्यों तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है? भारत के 5 सबसे बड़े भूकंप कौन कौन से हैं? राजधानी दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितनी सेफ? भूकंप आने के पीछे क्या वजह है? भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें? भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। इस भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में सोमवार को 7.8 की तीव्रता से आए विनाशकारी भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। इसके बाद भी तुर्की में रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। राज की बात यह कि तुर्की असल में 4 टेक्टोनिक प्लेट्स को जंक्शन पर बसा है। किसी भी प्लेट में हलचल हुई तो तबाह तुर्की होता है। अब आपको अपनी रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह तबाही कितनी बड़ी और विनाशक थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप का कहर, चारों तरफ दिख रहा तबाही का मंजर। मिडिल ईस्ट में भूकंप ने मचाई चीख पुकार, जगह जगह ढही हुई इमारतों का मलबा, मलबों से निकलते शव, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की गाड़ियों के गूंजते हुए सायरन और इस शोर से निकलती हुई चीखें। मलबे के ढेर में अपनों की खोज। आजकल यही हाल हो रहा है तुर्की और सीरिया का। भूकंप के कंपन इतने तेज थे कि इमारतें भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। तुर्की और सीरिया में अब तक हजारों इमारतों के गिरने की खबर है। सोमवार को सुबह 4 बजे जब भूकंप आया, उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों पर सो रहे थे। ऐसे में जब भूकंप आया और इमारतें गिरी, उन्हें जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में इमारतें ढह गईं और घरों पर सोते लोग मलबे में दब गए। इन भूकंपों में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी तुर्की में हुआ है। कई शहरों में इंटरनेट कट गया है, सड़कें टूट चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सर्दी की वजह से मलबे में दबे लोग और उनके इंतजार में बाहर बैठे लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। तीन तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली वीडियो में सबसे खौफनाक मंजर देखिए, कैसे चंद सेकंड में इतनी ऊंची इमारत गिर गई। दूसरी वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के बाद शहर की हालत कैसी हो चुकी है। तीसरी वीडियो में आप ये एरियल नजारा देखकर सोच सकते हैं कि तुर्की में भूकंप ने किस हद तक तबाही मचा डाली है। तुर्की में सोमवार से लेकर अब तक एक के बाद एक झटके आ चुके हैं। पहला भूकंप सोमवार सुबह 4:17 पर आया। दक्षिण तुर्की में सीरिया सीमा के पास गाजियाटेप में आया था। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। तीसरे भूकंप की तीव्रता 6.0 थी।
चौथा भूकंप मंगलवार सुबह तुर्की में फिर आया। चौथे भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि तुर्की में आई इस तबाही को दुनिया की सबसे बड़ी विनाशकारी भूकंप के तौर पर देखा जा रहा है, जो तुर्की को दशकों पीछे धकेल चुका है। कई बार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ चुके तुर्की के लिए इससे उबरना आसान नहीं। सैकड़ों इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गई, लेकिन कोई था जिसे इस हादसे की पहले से खबर थी। कौन था वो, इस रिपोर्ट में देखें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। जोर जोर से चहचहाते इन पक्षियों के भावों को समझिए। इनके चहकने में न रोज की तरह वाला सुकून था और न ही इनकी आवाज में मिठास। ये शोर तो आपदा के आने का संकेत दे रही थी, जिसकी जद में हजारों की संख्या में लोग काल के गाल में समा जाने वाले थे। हजारों आशियाने ताश के पत्ते की तरह ढह जाने वाले थे। एक बार जरा फिर गौर से सुनिए आसमान में उड़ने वाले मानवता के फिक्रमंद परिंदों को। अफसोस, अधकचरी नींद की आगोश में सोए हुए लोग आकाश के परिंदों के संकेत को ना समझ सके और एक एक कर इमारतें जमींदोज होती गई। लोग अपने अपनों के साथ इस जहां को अलविदा कहते गए। जी हां, तुर्की में आए जलजले से ठीक पहले पक्षी आसमान में बेचैन दिखाई देने लगे थे। आपको बता दें कि पक्षियों, कुत्तों, सांपों जैसे बेजुबानों को भूकंप जैसी आपदा की आहट पहले ही मिल जाती है। कुछ साल पहले सांप और अजगरों पर की गई स्टडी के दौरान ये बात पता चली थी कि वे भूकंप से पहले ही इलाका छोड़ चुके थे। यकीनन इसे आप प्रकृति का अर्ली वार्निंग सिस्टम कह सकते हैं, जिसकी समझ आम आदमी को नहीं है। अफसोस कि उस समय सभी लोग सो रहे थे। कोई कुछ समझ पाता तब तक अनहोनी घट चुकी थी। तुर्की में भूकंप के कारण आधिकारिक तौर पर 4000 से ज्यादा मौतें बताई गई हैं। वहीं WHO ने इससे 8 गुना ज्यादा मौतों की आशंका जताई है। दरअसल सोमवार तड़के सुबह 4:17 पर तुर्की में पहला भूकंप आया। शायद उस समय किसी की नींद खुल गई थी, जिसने पक्षियों के इस रवैये का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। एक के बाद एक और फिर एक, 3 भूकंप के झटकों से पूरा तुर्की तबाह हो गया। दुनिया भर के देश आपदा की इस घड़ी में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत ने भी मदद का हर संभव आश्वासन देने के साथ ही राहत सामग्री भी भेजनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तुर्की में चारों तरफ तबाही मची है। भारत में भी वसुदेव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हुए तुर्की को मदद भेजनी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का आश्वासन दिया कि तुर्की के साथ भारत के 140 करोड़ लोग खड़े हैं। राज की बात यह कि भले ही
तुर्की से भारत के रिश्ते कभी अच्छे ना रहे हों, लेकिन संकट के समय भारत ने तुर्की की मदद कर दरिया दिली की मिसाल पेश कर दी है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। तुर्की में भूकंप से सब बर्बाद, भारत ने बढ़ाए मदद के हाथ। तुर्की के दर्द में हमदर्द बना भारत। भले ही तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया हो, वे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हां में हां मिलाता हो, पर जब तुर्की आज दुख दर्द में है तो भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल तुर्की में एक के बाद एक भूकंप आए, जिसके चलते वहां जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस त्रासदी ने पूरे तुर्की की नींव को हिलाकर रख दिया है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को मदद की पेशकश की। समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत की तरफ से तुर्की में एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। प्रशिक्षित कुत्तों की टीम को भेजने का फैसला लिया गया है। भारत तुर्की को भूकंप राहत सामग्री दे रहा है। भारत तुर्की को मेडिकल सहायता भी देगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हमेशा से भारत का विरोध करते रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया के हर मंच पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है। भले ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, लेकिन भारत ने उसे मदद की पेशकश करके अपनी नीति का परिचय दिया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने भारत किस तरह तुर्की की मदद कर रहा है। राज की बात यह कि तुर्की पाकिस्तान का जिगरी यार है और उससे कभी भी वैश्विक मंच पर भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि विरोध किया है। हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए समझिए भारत और तुर्की के बीच कैसे संबंध है और तुर्की और पाकिस्तान किस तरह एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तुर्की पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को इस आपदा के समय भारत ने हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। अगर भारत और तुर्की के बीच संबंधों की बात करें तो भारत और तुर्की के बीच सामान्य संबंध कभी नहीं रहे। भारत ने हमेशा तुर्की की मदद की, लेकिन उसके बावजूद भारत को तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा धोखा दिया है। तुर्की ने संसद में कश्मीर पर कमेटी बनाकर भारत के खिलाफ कदम उठाया था। अगर पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंधों की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती शीत युद्ध के जमाने में शुरू हुई थी। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ताकत में भी लगभग बराबर हैं। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। तुर्की के राष्ट्रपति इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साथी चुना है। तुर्की ने कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। खैर, तुर्की और पाकिस्तान के बीच इतने घने संबंध होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और यही वजह है कि तुर्की की सभी गुस्ताखियों को भुलाकर संकट के इस समय में उसकी मदद कर रहा है।
उम्मीद है कि शायद भारत का ये रवैया देखकर अब तुर्की को अक्ल आ जाएगी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया में तबाही का आलम ऐसा है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में कब कब ऐसे भूकंप आए थे जिसने देश की भारी क्षति की? राज की बात यह कि भारत का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में आता है। देखिए इस रिपोर्ट में भारत के वो 5 बड़े भयानक भूकंप जिसने हर किसी की आंखें गमगीन कर दी थी। प्राकृतिक आपदा कुछ ही पलों में शहर के शहर तबाह कर देती है। हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह जाती हैं। इसकी एक बानगी सोमवार को दुनिया ने तुर्की और सीरिया में देखी। इतिहास में झांके तो भारत भी कई बार भीषण भूकंप के झटके झेल चुका है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए जानते हैं भारत में आए 5 सबसे भयानक भूकंप के बारे में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत में आए 5 सबसे भयानक भूकंप। गुजरात भूकंप 26 जनवरी 2001 सुबह 8:40 पर आया था। 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बिहार भूकंप 15 जनवरी 1934 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप में मुंगेर और जमालपुर शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। महाराष्ट्र भूकंप 30 सितंबर 1993 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 52 से ज्यादा गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। असम भूकंप 15 अगस्त 1950 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। असम और तिब्बत दोनों जगहों पर जबरदस्त तबाही देखने को मिली थी। उत्तरकाशी भूकंप 20 अक्टूबर 1991 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए थे। ये वो बड़े आंकड़े हैं जिनसे जान माल की भयंकर तबाही देश में आई थी। लेकिन अनगिनत बार भूकंप के झटके कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। दुनिया भर में इस प्राकृतिक आपदा ने मानवता को आघात पहुंचाया और अपने अपनों को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब ये तो बात हुई तुर्की और सीरिया की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में 7 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया तो दिल्ली का क्या हाल होगा? राज की बात यह कि भूवैज्ञानिक दिल्ली एनसीआर को तगड़े भूकंप के लिहाज से संवेदनशील मानते हैं। ऐसे में 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने पर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमारी अगली रिपोर्ट में समझिए कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितना सेफ। तुर्की और सीरिया से खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं। जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ मलबा ही नजर आएगा। जब से तुर्की में भूकंप की खबर आई है, भारत में भी ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की टेंशन हाई है। कहीं इतना जोरदार भूकंप आ गया तो क्या होगा? क्या हम जिन 30 से 40 मंजिला फ्लैटों में रहते हैं वो जोरदार झटके झेल भी पाएंगे या नहीं? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में आजकल ऊंची इमारतों में बड़ी आबादी रहती है। पहले वो दौर था जब लोग खुद घर बनाते थे, लेकिन आजकल बिल्डर बनाकर देता है और लोगों को पता नहीं रहता है कि इस इमारत की क्वालिटी क्या है। हाँ, ये जरूर है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से निगरानी रखी जाती है और बाकायदा समय समय पर रिपोर्ट लेने का प्रावधान है, लेकिन भ्रष्टाचार और रिश्वत कल्चर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होना आम बात हो गई है। जब भी धरती कांपती है तो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों का दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। गाहे बगाहे ये भी खबर आती है कि दिल्ली में बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है। भूकंप के लिहाज से देश की राजधानी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है, यानी कि दिल्ली अति संवेदनशील क्षेत्र है। दिल्ली की आबादी काफी ज्यादा है। एनसीआर में बड़ी संख्या में जर्जर भवन है। अब बात की जाए कि दिल्ली के किन इलाकों में खतरा ज्यादा है, तो इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी,
बवाना, करोल बाग, जनकपुरी इलाके शामिल हैं। यूं समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर के लोग हाई रिस्क जोन में हैं। 8 के करीब की तीव्रता का भूकंप आया तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सवाल वही है कि दिल्ली राजधानी में इतना जोरदार भूकंप आया तो क्या होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने पर भी भूकंप के मामले पहले से ज्यादा हुए। राज की बात यह कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो घूमती रहती है। भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिक्टर स्केल का नाम दिया गया है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए भूकंप क्या होता है, कैसे इसकी तीव्रता मापी जाती है और भूकंप से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। दुनिया भर में हर साल कहीं ना कहीं भूकंप आने की खबर सामने आती रहती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भूकंप आने के पीछे क्या वजह है? दरअसल धरती के अंदर मुख्य तौर पर 7 प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। धरती के अंदर प्लेटों के टकराने से फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है। सतह के कोने मुड़ जाते हैं, वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। इसी वजह से धरती हिलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक की वजह तो अगर एक कॉमन भाषा में बोला जाए, मतलब एक सरल भाषा में बताया तो अर्थक्वेक क्या है कि जब प्लेट में एनर्जी जब एक्युमुलेट होती है और जो हमारी जो जैसे अगर बताया जाए जैसे कि हमारी जो इंडियन प्लेट है या ढेर सारे प्लेट्स हैं वो कोलाइड होते हैं, मतलब टकराते हैं आपस में, और टकराते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है स्टोर करते हैं। और जब स्टोर करते हैं और उनकी जब लिमिट बोला जाए अगर उनकी जो स्ट्रेस की लिमिट होती है अगर क्रॉस करती है तो वो ब्रेक होते हैं। तो जब हमारी जो चट्टाने हैं, जो धरती में चट्टाने अपर क्रस्ट है, उसको हम लोग अपर पार्ट बोलते हैं, जो टूटती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम लोग जो अपने भाषा में बोलते हैं उसको भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक आने का जो कारण है वो स्ट्रेस डेवलप करना, मतलब कि एनर्जी स्टोर करना प्लेट के अंदर, क्योंकि हमारी अर्थ जो इलास्टिक नेचर की है, जो ऊपर का पार्ट है, और वो जब वो ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम अर्थक्वेक के फॉर्म में बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक आ गया। भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से की जाती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। 0 से 1.9 तीव्रता का भूकंप सिर्फ सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। 2 से 2.9 तीव्रता के भूकंप में हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। 3 से 3.9 तीव्रता के भूकंप के झटके ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। वहीं 4 से 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके के दौरान खिड़कियों के शीशे तक चटक सकते हैं। 5 से 5.9 तीव्रता के भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 तीव्रता के भूकंप में इमारतों की नींव तक दरक सकती है। 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप में इमारतें भी गिर सकती हैं। 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप में मजबूत कंस्ट्रक्शन भी गिर सकता है। 9 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप से बड़ी तबाही आ सकती है। भूकंप क्यों आता है, इसके तो प्राकृतिक कारण हैं। इसके नुकसान तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए, कम भी हो जाए। रिक्टर स्केल पे यदि इसकी तीव्रता कम है तो नुकसान कम है, तीव्रता ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि भूकंप आता पृथ्वी के किस हिस्से में है। चूँकि पृथ्वी की जो सतह है उसके 800 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसके अंदर अंदर भूकंप आता है, 800 किलोमीटर गहराई में, चाहे वो समुद्र तल की हो चाहे वो पृथ्वी की सतह हो। अब वहाँ से भूकंप आता है, वहाँ से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, और टकराने से शॉक वेव पैदा होती है और उसकी वजह से भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है। लेकिन अगर यही चीज़ जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे यदि आ जाए तो जान माल का नुकसान जहाँ नहीं है तो उसके फ़ायदे भी हैं। खाली ये ना समझें कि भूकंप नुकसान ही है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि यदि जान माल का नुकसान नहीं है जहाँ पे उस क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे नेचुरल एक सिस्टम है कि प्रकृति का अपने आप स्वरूप बदलता है। जैसे कहीं पे पठार बन गए, कहीं पे पहाड़ बन गए, कहीं पे वोल्केनो से नीचे बहुत बार मटेरियल निकल के आया, जो आज साइंस विज्ञान देख रहे हैं काम आ रहा है हमारे।
तो नेचुरल है, जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। कुछ एक चीज़ें जैसे हम एक्सप्लोजन्स करते हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डोलोमाइट्स यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे एक्सेसिव हम पहाड़ों पे जो ना पहाड़ को काट करके रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे ह्यूमन बांध बना दिया जहाँ पे जो ना आपने चेक नहीं किया उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पे देखने की भी ज़रूरत है, वहाँ क्या इफ़ेक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे या वहाँ पे कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण कि भूकंप आता है। कोई एक ये नहीं कह सकते हम कि भूकंप का कोई एक कारण है। भूकंप आते ही ज्यादातर लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह से लोग उचित निर्णय नहीं कर पाते। भूकंप के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर आसानी से अपना और दूसरों का बचाव किया जा सकता है। फर्श पर लेटकर किसी मजबूत मेज के नीचे चले जाएं। खुले स्थान पर जाने की कोशिश करें। लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रयोग न करें। कंपन रुकने के बाद खुले स्थान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें। बिजली की लाइनों से दूर रहें। बड़ी बड़ी इमारतों से दूर रहें। कार के अंदर हैं तो उसी में रहें और बाहर न निकलें। कुल मिलाकर कभी भी भूकंप आए तो घबराएं नहीं। हालांकि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अलर्ट जरूर रहा जा सकता है। अहम उपायों के साथ चेतावनी के पालन से खतरे से बचा जा सकता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। इस विनाशकारी, भयंकर, भयानक अर्थक्वेक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। घर कैसे बनाए जाएं, कितना गैप हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी रहना चाहिए। लेकिन उभरते हुए भारत में, या फिर कहें कि पूरी दुनिया में, इन तमाम चीजों का ध्यान कम ही रखा जा रहा है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।